अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की लड़ाई बड़े ही मुख्य चौराहे पर आ गई है और इस बार बीएसपी के बिखराव के साथ इन दलित वोटों पर कब्जे की बड़ी तैयारी है। ये किसके साथ जाने वाले हैं? क्या बीएसपी से हटने के बाद ये चंद्रशेखर की तरफ जाएंगे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी, या बीएसपी में इंटैक्ट रहेंगे? दरअसल ये जो 22% का वोट शेयर है, सारी कवायद की जड़ वही है और आजकल मैं देख रहा हूं सभी राजनीतिक दलों को दलितों से बहुत प्रेम हो गया, बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। आज हम इन कारणों की विस्तृत चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, 22% का वोट और जिस समाज ने उत्तर प्रदेश में एक नहीं 4 बार सत्ता में रही हो और एक बार सत्ता बनवाई हो, उस पार्टी के और उस कमिटेड वोट बैंक की ताकत उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी रही है। मैं हमेशा से कहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति समाज, जिसको दलित और आदिवासी समाज के नाम से जानते हैं, वो सत्ता मिलने पर क्या होता है इसके बारे में उसे बखूबी एहसास है, बजाय दूसरे प्रदेशों की हम जब तुलना करते हैं तो। उत्तर प्रदेश का दलित समाज बहुत ही एम्पावर्ड कम्युनिटी, दूसरे राज्यों के मुकाबले उसकी स्थिति राजनीतिक रूप से बहुत भिन्न है। मध्य प्रदेश हो या आपका बिहार हो या अन्य राज्य आसपास हों, वहाँ के दलितों के हाथ कभी सत्ता नहीं लगी। लेकिन उत्तर प्रदेश इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत है कि यहाँ दलितों ने सरकार बनाई और 4 बार बनाई, अपनी बनाई, एक बार बनवाई भी। ये यहाँ के दलितों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का प्रतीक है। 80 के दशक में जब ये कमिटेड वोट बैंक हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का, कांशीराम के आंदोलन और बहुजन समाज पार्टी के उभार, दलित और पिछड़ों की राजनीति के अचानक सामने आने के बाद सारे राजनीतिक समीकरण बदल गए, सामाजिक समीकरण भी बदले और 80 के दशक के अंत खत्म होते होते और 90 का दशक शुरू होते होते और तब से लेकर 2012 तक कमिटेड वोट बैंक के रूप में बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित समाज चट्टान की तरह खड़ा रहा। कैसे भी हालात रहे हों, कैसी भी राजनीतिक परिस्थितियां रही हों, दलित समाज ने मायावती का साथ नहीं छोड़ा। बहनों भाइयों, 2012 की हार, उसके बाद 2014 का परफॉर्मेंस, 17 का परफॉर्मेंस, 19 का परफॉर्मेंस, 22 का परफॉर्मेंस, 24 का परफॉर्मेंस, इसने ये स्पष्ट कर दिया कि मायावती दलित वोट को रोकने में नाकाम है और वो बिखराव हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी पतन की तरफ बढ़ रही है। तो ये 22% वोट अब किधर जाना चाहता है या किधर गया है? क्योंकि यही वो वोट है। बाकी पार्टियों के पास फिक्स वोट बैंक है, अपने समाजवादी पार्टी कांग्रेस के पास अलग, बीजेपी के पास अलग वोट बैंक है, अपोजिशन के पास मुसलमान यादव या दूसरे गठबंधन है, तो बीजेपी के पास ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य कम्युनिटी, इनका एक कमिटेड वोट बैंक है जो इनके साथ खड़ा है। तो अब ये जो 22% हैं जिनकी निष्ठा पहले ना तो समाजवादी पार्टी के साथ थे ना ये बीजेपी के साथ थे, कांग्रेस के साथ कभी हुआ करते थे, लेकिन वो बहुत बीते दौर की बात है। तो ये जाएंगे किधर? बहुजन समाज पार्टी के पास लास्ट एविडेंस के रूप में जो दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हैं आज थोड़ा गला खराब है इसलिए आप लोग बियर करिएगा। तो ये 9% का वोट शेयर उनका लास्ट रिकॉर्ड हुआ है। कब रिकॉर्ड हुआ? 2024 के जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। कहाँ 28%, 29% के साथ उन्होंने 2007 में सरकार बनाई थी और अभी बीएसपी कितनी है? 9%। यानी उसका नुकसान कितना हुआ? 19% वोट का उसका नुकसान हुआ। अगर हम इस 22% का जो वोट शेयर है इसी को चलिए डिवाइड कर लेते हैं 100 मानते हुए, तो आज की डेट में बीएसपी के पास इस वोट बैंक का मुश्किल तमाम 25% है इस हालात के बावजूद। तो ये 75% जो दलित और आदिवासियों का वोट है ये किधर जा रहा है? इसका प्रमाण आपको मिलेगा 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। इस समाज का जो दलित बिरादरी है इसका लॉयन शेयर गया था इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। पर ऐसा नहीं है कि बीजेपी को मिला नहीं था, मिला था बीजेपी को वोट, लेकिन इनके मुकाबले कम मिला था। और इसमें एक सीट पर सेंध मारी चंद्रशेखर ने, नगीना में। बिजनौर सहारनपुर दोनों मिक्स कर लीजिए, आप मिला लीजिए कि एक ही जिला है, अगर एक ही इलाका है, वहां चंद्रशेखर ने आकर्षित किया। चंद्रशेखर किसको आकर्षित कर रहे हैं? उन दलित युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं जिन्होंने अपनी हुकूमत नहीं देखी या जो उस वक्त बहुत
कम उम्र के थे, लेकिन जो परिपक्व हैं वो जानते हैं कि अपनी सत्ता क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है। अभी तो दलित पार्टनर है, चाहे बीजेपी के साथ पार्टनर हो जाए या समाजवादी पार्टी के साथ पार्टनर हो जाए, लेकिन कभी ये लोग पार्टनर हुआ करते थे और दलित समाज उत्तर प्रदेश में हुकूमत करता था। लेकिन आज वो अपने कारणों से हाशिए पे लग गया है। इसका कारण का अध्ययन ये समाज और इसके बुद्धिजीवी खुद करें कि आज वो किस तरह से सत्ता से बेदखल है, सत्ता का हिस्सा है लेकिन उनका दखल नहीं है, अधिकार नहीं है। ये बात इस समाज को भी सोचने की आवश्यकता है। जो सरकार चलाते थे आज सरकार चलवाने में सहयोग कर रहे हैं। तो अब ये समाज जाना कहां चाहता है, ये बेचैनी क्यों है? 2-3 प्रमाण है हमें। ये मसला उठा कैसे? आजकल आप देख रहे होंगे चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, दलितों से बड़ी मोहब्बत, असीम प्रेम, करुणा, और दलितों के लिए इतने व्याकुल और परेशान दिखते हैं ये लोग, ऐसा लगता है इनसे बड़ा हमदर्द और हितैषी तो कोई धरती पे है ही नहीं। मायावती भी कई बार देखती होंगी खान साहब तो बड़ा अफसोस करती होंगी कि शायद उन्होंने कम मोहब्बत दी होगी दलितों को जितना आजकल ये राजनीतिक दल दे रहे हैं। ये घड़ियाली हैं या नेचुरल हैं, गॉड नोज, या दलित भाई खुद जानते होंगे, बहन खुद जानती होंगी। लेकिन इन दिनों मोहब्बतों का एक नया दौर है। पूछ पूछ कर बुलाए जा रहे हैं, पार्टी में अलग से सूची बन रही है, दलित नेता कितने, इनको बुलाओ, इनको इज्जत दो। क्यों? क्योंकि 27 के चुनाव में ये जो दलितों का वोट बिखरा है इसका मैक्सिमम शेयर कौन ले जाएगा? सारी लड़ाई इस बात की है। चंद्रशेखर ने लखनऊ में एक कार्यक्रम किया, कार्यकर्ता सम्मेलन किया, दलित और मुसलमानों का वे गठजोड़ तैयार कर रहे हैं। मायावती अगले दिन नाराज हो गई और कहा बरसाती मेढक, तुलना कर दी, नाम नहीं लिया लेकिन तुलना कर दी। उनको इस बात का डर है कि कहीं चंद्रशेखर उनकी विरासत को हासिल न कर ले। लेकिन बहनों भाइयों, मायावती बनना आसान नहीं है। मायावती एक दिन में मायावती नहीं बनी थी, बहुत संघर्ष किया था, बहुत संघर्ष किया, तब जाकर वो समाज को और स्वयं को जोड़ इस हालत पे तैयार कर पाई। चंद्रशेखर की राजनीति की अभी शुरुआत है, वो कहां तक जाएंगे ये अलग बात है। अब बीजेपी इन दिनों दलितों को बड़ी मोहब्बत दिखा रही है, उनके यहाँ दलित नेताओं की अलग सूची बन रही है। समाजवादी पार्टी में भी यही हो रहा है। कांग्रेस तो कह रही हम तो बने ही उन्हीं के लिए इन दिनों, चाहे संविधान और आरक्षण की बात हो, इन दिनों तो उनसे मोहब्बत का एक अलग लेवल चल रहा है। मतलब कौन सी सीरीज चल रही है आई डोंट नो, खान साहब वगैरह लोग सुरेंद्र जी जानते होंगे, मुझे तो उतना आइडिया नहीं रहता इन सब चीज़ों का, जितनी मोहब्बत ये लोग दिखा रहे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, दलित और आदिवासी समाज को भी इनकी मोहब्बत से सावधान हो जाना चाहिए, सभी की, इन्हीं की, सबकी। क्योंकि ये मोहब्बत यूं ही नहीं है, कोई राजनीतिक मकसद है जो पूरा होने के बाद आप फिर वहीं पहुंचा दिए जाएंगे जहां से आपने सामाजिक जीवन की या राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। मैं तो सिर्फ आपको अलर्ट कर रहा हूं, कुछ बयान सुनिए फिर डिबेट। जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति है, जो समाज में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके उत्थान के लिए हमारी सरकारें काम कर रही हैं। हमने सबने हमारा समर्थन किया है, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, अनुसूचित जाति के लोग हों, सब भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी की विचारधारा के साथ जुड़कर देश की विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। जनता ने आजाद समाज पार्टी को विकल्प के रूप में स्वीकार किया है कि एक तीसरा ऐसा दल है जिसके जरिए हम लोग उत्तर प्रदेश की सत्ता में स्थापित हो सकते हैं। 2012 से 27 तक 15 साल हो जाएंगे। 15 साल में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, जैनों, सिखों, बौद्धिस्टों को उनके विचार की सत्ता नहीं मिली जिनमें उनका भला हो पाता। अगर हो पाता तो आज उनके साथ इतना जुल्म नहीं हो रहा होता। प्रदेश के दलित वोट थे, वो सब दलित वोट समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। जो उत्तर प्रदेश में पीड़ित, दुखी और अपमानित हैं, वो सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ में आ गए हैं। 100% दलित वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ हो जाएगा। तो बहनों भाइयों, आज की इस विस्तृत डिबेट को हम शुरू करेंगे। मेरे साथ लालजी प्रसाद निर्मल जी मौजूद हैं, अंबेडकर महासभा चलाते थे, आजकल भारतीय जनता पार्टी में MLC हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी से हैं। डॉक्टर MH खान मेरे साथ मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन इन दिनों राजनीतिक विश्लेषक हैं। KK पटेल हैं, अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी से राष्ट्रीय सचिव हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और सहजेब रिजवी आज़ाद समाज पार्टी के लीडर हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में आज सम्मिलित हो रहे हैं और मैं आप सबको उनसे रूबरू कराना चाहता हूँ।